हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मेथड के बारे में कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मेथड कितने हैं और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। कहने का मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर कोई सिस्टम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हम कोई लीनियर इक्वेशन लेते हैं, टेकिंग अ लीनियर इक्वेशन। चलिए, मेरा लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू मेरा d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू मेरा कितना है d3। हम तीन को लीनियर इक्वेशन लिए हैं अपना मन से। a1x b1y c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। और हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ax बराबर b के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो मेरा फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म। जहां a मेरा है कोफिशिएंट ऑफ x y z, जो मेरा x है वेरिएबल राशि है x y और z, और जो मेरा b है वह कांस्टेंट है d1 d2 और d3। चलिए, इस लीनियर इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x के जगह में मेरा हो जाएगा x y z। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, b के जगह मेरा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग जान गए कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस मैट्रिक्स फॉर्म को सॉल्यूशन करने के लिए हम न्यूमेरिकल मेथड का यूज करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल मेथड हम लोग को 5 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 5। चलिए, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल मेथड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग पढ़ना है गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ना है बाबू? गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो एसपीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस एलिमिनेशन मेथड। चलिए, दूसरा न्यूमेरिकल मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड। तीसरा मेथड है क्रॉस्ड मेथड। क्रॉस्ड मेथड। चौथा जो मेरा मेथड है जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड, इसको बोलते हैं गॉस जैकोबी मेथड भी। पांचवा जो मेरा है गॉस सीडल मेथड। सीडल मेथड। ये जो मेरा 3 मेथड है गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और क्रॉस्ड मेथड, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। कैसा मेथड बोलते हैं बाबू? डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड। ये दो को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा एक्स वाई जेड का एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। कैसा वैल्यू निकलेगा? एग्जैक्ट। और इनडायरेक्ट करने का मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा अप्रोक्स निकलेगा। इसका कैसा वैल्यू निकलेगा? एग्जैक्ट वैल्यू। और इसका कैसा वैल्यू निकलेगा? अप्रोक्स। अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। आज हम लोग
पहला न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे। कौन सा मेथड को? गॉस एलिमिनेशन मेथड। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड और इसका हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग रूल। क्या पढ़ेंगे? वर्किंग रूल। इसको कैसे काम किया जाता है, इससे किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए लेट अस कंसीडर अ लीनियर इक्वेशन। हम क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं। जो मेरा लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। चलिए ये मेरा क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका वर्किंग रूल को देखते हैं। चलिए स्टेप 1 में हम लोग क्या लिए हैं? एक इक्वेशन लिया है। जो मेरा इक्वेशन क्या है? a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्वेशन मिला रहेगा। जो इक्वेशन दिया रहेगा सेकंड स्टेप में उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म। स्टेप 2, टू बी राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, टू बी राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। किस फॉर्म में लिख सकते हैं बाबू? मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए जो मेरा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको किस फॉर्म में लिख लेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में मेरा हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग को लिखना है x बराबर b। यहाँ पर हो जाएगा मेरा x के जगह x y z, मेरा b के जगह हो जाएगा d1 d2 d3। ठीक है, स्टेप 1 में जो इक्वेशन दिया रहेगा स्टेप 2 में क्या करेंगे, उसको किस फॉर्म में लिख लेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए स्टेप 3, जो ये मेरा इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा उसको हम चेंज कर देंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज कर देंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म चलिए देखते हैं। टू चेंज या टू ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स फॉर्म इनटू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म है वो इक्वेशन रहेगा उसको किस में चेंज करेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कहने का मतलब C बराबर ए बी। क्या होता है? C बराबर ए बी। कहने का मतलब इसको किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे? C बराबर ए बी के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो मेरा रहेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे d1 d2 d3। ये जो मेरा फॉर्म हो जाएगा इसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं बाबू? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। स्टेप 3 में क्या किए? जो मैट्रिक्स फॉर्म में था उसको किस फॉर्म में चेंज कर लिए? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग चेंज कर लेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। किस में चेंज कर लेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्टेप 4, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्किंग रूल ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। टू ट्रांसफॉर्म the
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म इनटू, किसमें चेंज कर लेना है बाबू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म को, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या आइसोलियन फॉर्म, आइसोलियन फॉर्म। चलिए आइसोलियन फॉर्म क्या होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं ये मेरा इक्वेशन है A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, यहाँ पर D1 D2 D3। तो कहने का मतलब डायगोनल को छोड़कर, किसको छोड़कर, डायगोनल को छोड़कर, डायगोनल को छोड़कर इस टर्म को जीरो कर देना है, इस टर्म को क्या कर देना, जीरो कर देना है। क्या कहलाता है बाबू, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। एक बार बढ़िया समझ लेंगे, डायगोनल को छोड़कर डायगोनल के नीचे वाले टर्म को जीरो कर देना है, क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। क्या कहलाता है बाबू, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। डायगोनल को छोड़कर उसके नीचे वाले टर्म को जीरो कर देना है, क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। जब यहां तक हम लोग कर लेंगे तब कुछ नहीं करेंगे, स्टेप 5 में एक इक्वेशन बना लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन corresponding to upper triangular matrix form, upper triangular matrix form। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे एक्स वाई और जेड के टर्म में, किसके अकॉर्डिंग बाबू, किसके कोरस्पॉन्डिंग बनाना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग। इसके बाद क्या करना है, यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। स्टेप 6 में करना है, यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड and find the value of x, y and z। ठीक है, इसका वर्किंग रूल फिर एक बार पढ़ लेते हैं। कोई भी मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म करने का मतलब x बराबर b के टर्म में चेंज कर लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने का मतलब उसके बाद उस मैट्रिक्स फॉर्म को ऑगमेंटेड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ऑगमेंटेड फॉर्म जो होता है C इक्वल टू A इंटू क्या होता है, B होता है। तो मेरा A क्या था बाबू, यही था, और मेरा B क्या था बाबू, D1 D2 और D3 था। इसके बाद जो मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल को छोड़कर उसके नीचे वाले टर्म को जीरो कर देना है, क्या कहलाता है बाबू, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। फिर उसको क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को बना लेंगे और फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर एक्स वाई जेड का क्या कर लेंगे बाबू, मान को फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही अच्छा से समझते हैं। चलिए हम अपना मन से एक इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। चलिए फाइंड द
वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन by using the Gauss elimination method. चलिए बाबू, मेरा ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, ठीक है। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरा है 6, इन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरा 2 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मेरा एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड के द्वारा क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कोई भी रो को लिख सकते हैं और हम चाहेंगे कि वैसा रो के लिखे जिसके x का कोफिशिएंट 1 हो, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। कहने का मतलब हमको जैसा सुविधा हो उसी प्रकार लिख सकते हैं। अगर चाहेंगे कि x का कोफिशिएंट 1 वाले लिखो तो थोड़ा क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 नहीं रहेगा तो हम कोई भी लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए दो इक्वेशन है, ये और ये, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसको सबसे पहले लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं लिखना है तो कोई भी लिखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टेप में क्या करते हैं, टू चेंज द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले इसको किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे बाबू, इस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए चेंज कर लीजिए। हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले उस इक्वेशन को ले लेते हैं जिसमें x का कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो। ये दो मेरा इक्वेशन है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 1। चेंज कर लेते हैं x बराबर b के टर्म में। चलिए एक का जगह मेरा क्या हो जाएगा, 1, पहले दूसरा लिया फिर तीसरा लेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है। x का जगह मेरा बाबू कितना हो जाएगा, x y z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इक्वल टू मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, d1 d2 d3। तो d1 में सबसे पहले कितना लिखे बाबू, 6 के बाद हो जाएगा 2, उसके बाद कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या बताते हैं कि सबसे पहले गिवन ऑफ सिस्टम इक्वेशन को किसमें चेंज कर लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए स्टेप 2, मैट्रिक्स फॉर्म का किसमें चेंज कर लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में। ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स फॉर्म इनटू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कहने का मतलब C बराबर A इंटू बी के टर्म में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेते हैं। चलिए तो मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा A कितना है बाबू, 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 3। ये मेरा कितना था, इतना था। चलिए डी का मान लिख लेते हैं। मेरा डी कितना है बाबू, बी का जगह लिख लेते हैं 6 2 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किया दूसरा में कि जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म था उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम क्या बोले हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म को किसमें चेंज करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। कहने का मतलब इस डायगोनल को छोड़कर नीचे वाले टर्म को क्या करना है, जीरो करना है। क्या करना है बाबू,
जीरो। और जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, रो और कॉलम का रूल अपनाएंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स में रो और कॉलम का क्या करेंगे, रूल को अपनाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा में, ट्रांसफॉर्म ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू किसमें बाबू, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसका 2 और इसका 1 एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, जीरो। और जीरो करने के लिए क्या अपनाना पड़ेगा बाबू, रो और कलम का रूल अपनाना पड़ेगा। चलिए हमको किसका जीरो करना है, R2 में एक टर्म को जीरो करना है और R3 में भी 2 टर्म को क्या करना है, जीरो करना है। चलिए तो हम लिख सकते हैं R2 में जीरो करने के लिए R2 में से R1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और R3 को जीरो करने के लिए R3 में से 2R1 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं रो कॉलम का रूल। R2 इक्वल टू R2 माइनस कौन सा, R1। और R3 इक्वल टू अप्लाई करते हैं क्या बाबू, R3 माइनस 2R1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए R2 में वैल्यू पुट करेंगे, किसका अप्लाई करके, R2 माइनस R1 का। R3 में वैल्यू पुट करेंगे, किसको अप्लाई करके, R3 माइनस 2R1 का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए R2 एक में से एक गया बाबू, ऊपर वाला टर्म जो कहते हैं एक एक एक। चलिए 6 जो कहते हो। चलिए नीचे वाला टर्म क्या करना है, R2 में से R1 घटाना है, एक में से एक क्या, जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस एक में से एक गया -2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर एक में से एक गया बाबू, जीरो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर 2 मेरा 6 गया बाबू, -4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला बोले हैं कि R3 में से किसको घटाना है, 2R1 को। R3 2 में से 2R1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। R3 -1 में से कितना घटाएंगे, -2, तो हो जाएगा मेरा -3। 3 -2 कितना हो जाएगा बाबू, 1। 9 में से कितना घटेगा, 12, तो कितना हो जाएगा बाबू, -3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी देखिए ये तो 2 टर्म जीरो आ गया है, लेकिन ये टर्म जीरो नहीं आया है। इसको भी हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे, कोई भी रूल को अपना कर। तो इसको जीरो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, R2 में -3 से मल्टीपल, चाहे 3 से मल्टीपल कर लेते हैं। और R3 में किससे मल्टीपल कर लेते हैं, 2 से मल्टीपल कर लेते हैं। और फिर R3 में से R2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। दैट इज करने का मतलब अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं बाबू, R3 में अप्लाई करना है ना, 2 इंटू R3 माइनस 3 इंटू R2। कहने का मतलब कि R3 में 2 से गुणा कर लेंगे। R3 में कितना से गुणा कर लेंगे बाबू, 2 से। और R2 में कितना से गुणा कर लेंगे, 3 से। और क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 3 6। अभी 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 6। और फिर 6 में 6 करेंगे तो 0। चलिए कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अप्लाई करते हैं यही फॉर्मूला को। चलिए पहला टर्म जो होगा त्यों, पहला है 1 1 1 6। दूसरा टर्म भी जो कहते हो, खाली हम लोग मल्टीपल घटाना है। तो 0 -2 0 -4। R3 में हम लोग को जो चेंजिंग करना है करते हैं। चलिए 2 से मल्टीपल करेंगे R3 में, तो ये मेरा कितना हो जाएगा बाबू, बोलिए कितना हो जाएगा बाबू, 0। 0 में 0 घटाएंगे, ये तो जो कहते हैं 0। हम R1 का इसलिए अप्लाई नहीं किए, इसको अप्लाई करेंगे तो फिर ये टर्म क्या हो जाएगा, कोई अंक आ जाएगा। और अंक लाने से हमको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इस टर्म को क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हम बता दिए हैं
कि डायगोनल को छोड़कर नीचे वाले टर्म को क्या करना है, 0। चलिए यहाँ पर 2 से मल्टीपल किया बाबू, 2 3 आई 6 -6, यहाँ पर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पर कितना से मल्टीपल करना है, 2 से, इधर भी तो 2 में 0 हो गया, कितना हो जाएगा बाबू, 12 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कितना से मल्टीपल करना है बाबू, 2 से, तो कीजिए -6, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 माइनस कितना से, 3 चौके 12, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बाबू, प्लस, तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या बोले हैं, नेक्स्ट स्टेप, जब मेरा अपर ट्रायंगुलर में क्या हो गया, 0 हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म कैसा हो गया, जब 0 हो गया तब क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग इक्वेशन को क्या करेंगे, बनाएंगे और फिर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके x y z को मान को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। चलिए इस इक्वेशन में x y z तो हो जाएगा मेरा 2z इक्वल टू कितना, 6। यह इक्वेशन हो जाएगा मेरा -2y प्लस 0z इक्वल टू -4। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6। 1 2 और क्या मान लेते हैं, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चूंकि 2z इक्वल टू 6 है तो z इक्वल टू मेरा बाबू कितना हो जाएगा, 6/2 इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें पुट कर देते हैं किसका मान बाबू, बोलिए, z का तो मान हो गया, तो 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से -2y इक्वल टू -4 है, तो y इक्वल टू बाबू मेरा कितना हो जाएगा, 4/2 इक्वल टू 2। और y और z का मान किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन 3 सॉरी। चलिए हमारा थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है बाबू, 6। चलिए y का मान कितना आया बाबू, 2, z का मान कितना आया है बाबू, 3 इक्वल टू कितना, 6। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 6 - 5 इक्वल टू 1। चलिए जांच कर लेते हैं कि मेरा सही है कि नहीं है। तो मेरा क्या था जी, सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना था बाबू, 6। यही था ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। x का मान कितना आया है, 1। चलिए 1, y के मान कितना बाबू, 2 और z का मान कितना बाबू, 3। तो मेरा कितना आ गया, 6 इक्वल टू 6। तो ये करने का मतलब जो हम बनाए हैं इक्वेशन गॉस एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, वो मेरा इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन बहुत ही सही है। और ये मेरा कैसा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। एक बार फिर समझ लेते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड के द्वारा किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। किसके फॉर्म में चेंज कर लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद उस मैट्रिक्स फॉर्म को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने लेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करने का मतलब C बराबर A इंटू बी के टर्म में चेंज कर लेंगे। पुनः ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म को फिर किस में चेंज कर लेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। करने का मतलब डायगोनल के नीचे वाले टर्म को 0 कर देना ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन कोरस्पोंडिंग द क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म को लेकर इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में फिर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे और x y z का मान निकाल लेंगे। यही मेरा हो जाएगा गॉस एलिमिनेशन मेथड। हेलो बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन एसपीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एसपीटी के एग्जाम में 6 मार्क्स में आएगा। प्लीज आप लोग इसको अपने दोस्तों के पास भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।